सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। ओके, फर्स्ट के 4 चैप्टर्स एंड 8th चैप्टर। ओके, तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी करके। ओके, 9th चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी करके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पहले मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को क्या करना है, इस चैनल के बारे में शेयर करना है, ताकि मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाना चाहिए। ओके, तो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वही मेरे लिए सम्मान की बात है। ओके, अगर आप मुझे सम्मान देना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन प्रेस करना है और आपको जितना होता है उतना अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ओके, तो वही मुझे सम्मान मिलेगा और डेफिनेटली मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस लेते आऊंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है वही देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 9th चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी करके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी ये आप 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था। ओके, चार्ज के बारे में स्टडी किया है। ओके, चार्ज के बारे में स्टडी किया है। बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में स्टडी किया आपने। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब नाम ही इंडिकेट करता है स्टैटिक। चार्ज रेस्ट में होता था। चार्ज जब रेस्ट में होता है उसी को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते थे। ओके, अगर चार्ज मूविंग हो गया कांस्टेंट स्पीड से, चार्ज अगर मूविंग कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज को हम मूव करवाते हैं। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो। इसको मैं इरेज करता हूं, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में। ओके, तो चार्ज इनिशियली क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में था। ओके, तो उसको आपने क्या किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी किया। तो चार्ज रेस्ट में है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, देन उसका फोर्स कितना रहता है, उसका टॉर्क कितना रहता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ओके, बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज को मूव करवाएंगे। ओके, उसको ही हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अगर चार्ज मूव होता है विथ कांस्टेंट स्पीड से तो उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर उसमें आता है। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के 11th स्टैंडर्ड में भी आपने स्टडी की हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ओके, तो करंट क्या होता है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देन रेजिस्टेंस क्या होता है, देन रेजिस्टिविटी क्या होती है, देन पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस ये क्या होता है। अगर आपने वो स्टडी नहीं किया है तो प्लीज उसको स्टडी कीजिए। 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वीडी करके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है, करंट क्या होता है। ओके, बाद में सम पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट में फिर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ सके। ओके, थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। अगर बेसिक आपको मालूम है तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं और स्टार्ट करेंगे 1 by 1। अगर आपको बेसिक मालूम भी नहीं है फिर भी मैं इतना इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा आपको कि डेफिनेटली आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, डोंट वरी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले इधर किरचॉफ्स लॉज के बारे में। किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। उससे पहले सम टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए, टर्म्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर कौन से टर्म्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म आता है वो है जंक्शन करके। जंक्शन मतलब क्या? देखो, अंडरस्टैंड करो। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 or more कंडक्टर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इज ए जंक्शन।
टू कंडक्टर्स मतलब टू कंडक्टर्स मतलब वायर्स। ओके, वायर्स अगर एक वायर इधर से आ रही है, एक वायर इधर से आ रही है, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, जंक्शन हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। दो कंडक्टर्स को अगर समझो इधर क्या है, अमीटर है, इधर अमीटर है, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, और इधर एक वोल्ट मीटर है, समझो वोल्ट मीटर, वरना क्या है, एक रेजिस्टेंस है, तो समझो रेजिस्टर है। ओके, रेजिस्टर है। तो इन दोनों को इधर से एक वायर आएगी और इधर से एक वायर आएगी, इधर आप ज्वाइन करोगे तो उसी को हम क्या बोलते थे, जंक्शन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको हम बोलेंगे कंडक्टर, वायर को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। वायर इज नथिंग बट कंडक्टर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं जंक्शन। सेकेंड आएगा लूप। लूप मतलब क्या, देखो, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप और मेश। समझो इधर रेजिस्टर है और इधर अमीटर है, तो अमीटर को भी दो क्या रहेंगे, पोल्स रहेंगे, दो पोल्स वरना दो टर्मिनल्स रहेंगे। इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, इधर नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, इधर भी, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को भी आपको अगर कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। देखो देखो, क्लोज लूप हो गया, क्लोज लूप हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं, वरना लूप बोलते हैं। लूप मतलब एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। ये कंडक्टिंग पाथ है, करंट इधर से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे फ्लो हो जाएगा, वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो करंट कैसे, क्लोज पाथ में वो क्या करेगा, फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड लूप मतलब क्या। नेक्स्ट ब्रांच। ब्रांच मतलब, ये ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शंस, दो जंक्शन के बीच का पार्ट। ओके, समझो ये एक जंक्शन है, ओके, और इधर एक जंक्शन है, समझो इधर एक जंक्शन है। जंक्शन मतलब दो वायर्स, इधर से एक वायर लेके आए हो, इधर से एक वायर लेके आए हो, तो इधर एक जंक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का पार्ट को, ये एक पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या होगा, ब्रांच होगा, एक ब्रांच होगा, और दिस वन इज द अनदर ब्रांच, दैट इज सेकेंड ब्रांच। आई होप यू अंडरस्टूड। ब्रांच मतलब क्या, लूप मतलब क्या, और जंक्शन मतलब क्या। जंक्शन मतलब जो दो कंडक्टर्स मीट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। लूप मतलब क्लोज लूप, क्लोज लूप सभी ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स के थ्रू पाथ क्या रहता है, सभी क्लोज रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ब्रांच मतलब क्या, दो जंक्शन के बीच का पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, देखो, ए ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन, दो जंक्शन के बीच का पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो इधर देखेंगे हम, प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर से वायर गई, इधर से वायर गई, इधर कनेक्ट कर दिया, इधर से वायर गई, इधर कनेक्ट किया, इधर कनेक्ट किया, तो इधर देखो एक वायर ऐसे आ रही है, एक वायर इधर आ रही है, तो ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। ये भी जंक्शन हो गया, ये भी जंक्शन हो गया, बिकॉज इधर से एक वायर आ रही है, इधर से एक वायर आ रही है, इधर से एक वायर आ रही है, तीन वायर्स आ रहे हैं उधर। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। और इन दोनों जंक्शन के बीच का पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। तो ये एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच हो गया, ये एक दूसरा ब्रांच हो गया, और ये एक तीसरा ब्रांच होगा। ओके, तो ब्रांच मतलब क्या, अंडरस्टैंड हो गया। देन लूप मतलब क्या, देखो लूप मतलब ये क्लोज लूप, देखो ये एक क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे पॉइंट वाइज फिर से। देखो इधर मैंने बताया हूं, देयर आर टू जंक्शंस, दो जंक्शंस कौन से हैं, लेबल ए एंड बी। जंक्शंस मतलब उधर वायर ज्वाइंट होते हैं, इधर वायर ज्वाइंट नहीं है, इधर वायर इधर से ही यही एक ही वायर क्या गए, हम लेके गए। ओके, तो जब दो वरना तीन वायर्स, मोर देन टू वायर्स अगर ज्वाइन होते हैं एक जंक्शन के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो ए एंड बी क्या है, जंक्शन है। ए एंड बी क्या है, टू जंक्शन है, लेबल एज ए एंड बी। देयर आर थ्री ब्रांचेस, आपको मालूम है थ्री ब्रांचेस। थ्री ब्रांचेस कौन से हैं, दिस वन इज द वन ब्रांच। ब्रांच मतलब दो जंक्शन के बीच का क्या है, ब्रांच मतलब, देखो ब्रांच मतलब हमने बताया था, दो जंक्शन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ओके, तो दो जंक्शन मतलब ये दो जंक्शन हैं, तो इनमें एक ये एक क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, ये एक ब्रांच हो जाएगा, और ये एक ब्रांच हो जाएगा। तो तीन ब्रांच है।
एंड दीज आर द थ्री पॉसिबल पाथ 1 2 3 फ्रॉम ए टू बी। और लूप कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, ये एक लूप हो जाएगा, ये एक ऐसे, ओके, और ये एक लूप हो जाएगा, ओके। तो दो लूप आपको मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, एंड दिस आर बिकम्स रेजिस्टेंस, ओके। ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी का सिंबल है, ईएमएफ, ये ईएमएफ है, ओके, ये भी ईएमएफ है, ये रेजिस्टेंस है, ये सभी क्या है? रेजिस्टेंसेस है, ओके। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। अब हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉज के सम पॉइंट्स, वरना किरचॉफ लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। वेरी सिंपल लॉ है ये, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, वरना करंट लॉ और जंक्शन लॉ बोलते हैं, करंट लॉ और जंक्शन लॉ करके। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, the algebraic sum of the currents at a junction is always zero। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, जंक्शन के अंदर कितना करंट आता है, कितना, समझो ये दो करंट्स है, I1 एंड I2, ये दोनों करंट इधर रुकेंगे नहीं, ये बाहर जाएंगे। समझो ये I3 है और ये I4 है, ये I3 है और ये I4 है, ओके। तो इधर क्या हो रहा है, करंट इधर जंक्शन के अंदर नेट करंट क्या रहता है? जीरो रहता है। उन्होंने बताया नेट करंट एट दिस जंक्शन के ऊपर कितना रहता है? जीरो रहता है। तो उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं, वरना करंट लॉ बोलते हैं, वरना जंक्शन लॉ बोलते हैं। सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है, कितना करंट इनलेट आता है, कितना करंट इनलेट आता है, उतना ही करंट बाहर जाएगा, ओके, उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो उसी को भी हम क्या बोल सकते हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ मतलब ये करंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्चुअली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब अलजेब्रिक सम, अगर आप इनसाइड पॉजिटिव लेते हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये बाहर जा रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अगर ये नेगेटिव लेते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको कौन सा भी पॉजिटिव लेना है, कौन सा भी नेगेटिव लेना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बुक में क्या देते हैं? इनसाइड जो करंट आता है उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और बाहर जो करंट जाता है उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और वही रूल हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ओके। तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट ए जंक्शन इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं, वरना करंट लॉ, वरना जंक्शन लॉ बोलते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है? करंट कितने भी हो सकते हैं जंक्शन में, करंट कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने भी करंट्स हो सकते हैं। तो 1 से कितने करंट्स है उधर तक आपको लेना है। n मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ओके। तो वो कंडक्टर्स मतलब वायर, कितने भी वायर्स एक जंक्शन पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो 1 से n तक आपको लेना है। I मतलब क्या है? I मतलब अगर एक करंट है, एक कंडक्टर है तो I1 आ जाएगा, ये दूसरा कंडक्टर है तो I2 आ जाएगा, तीसरा कंडक्टर है तो I3 आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा वो I3 पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन ये समेशन इंडिकेट क्या करता है? एडिशन, सभी का एडिशन, ओके, सभी का एडिशन करना है। लेकिन अगर I3 नेगेटिव है तो आपको इधर नेगेटिव रखना पड़ेगा। I3 अगर बाहर जा रहा है, समझो I3 अगर बाहर जा रहा है तो इधर आपको क्या करना है? नेगेटिव रखना है। अगर I2 वो अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, I1 भी अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, ओके। तो डिपेंड करेगा वो सिचुएशन कैसी है, ओके। तो यही हो जाएगा I डिवाइडेड बाय I ऑफ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मीनिंग क्या है? I ऑफ I मतलब इसका मीनिंग है कंडक्टर्स कितने हैं उतने आपको क्या करना है? एडिशन करना है। 2 कंडक्टर्स है तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। 3 कंडक्टर्स है, ये 1 2 क्या है? ये इंटीजर्स है, इसीलिए I उधर दिए, इंटीजर्स है वो, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इधर I क्या है? द करंट एट ith कंडक्टर्स। ith कंडक्टर मतलब फर्स्ट कंडक्टर में I1 होगा, सेकेंड कंडक्टर में I2 होगा, थर्ड कंडक्टर में I3 होगा। ऐसे ही वो कंडक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये I मतलब क्या है? इंटीजर्स है। ये I मतलब क्या है? करंट है, ओके। हैविंग n कंडक्टर्स, n कंडक्टर्स मतलब कितने कंडक्टर्स है उतने कंडक्टर्स आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। समेशन इंडिकेट क्या करता है? एडिशन, ओके। तो ये पॉइंट आपको अगर लॉ लेंगे तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, इधर एक जंक्शन लिया हमने P जंक्शन करके, इसमें अलग अलग करंट दिए। I1 करंट क्या आ रहा है? इनसाइड आ रहा है, I1 करंट इनसाइड है। अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है। I2 बाहर जा रहा है,
I3 फिर से इनसाइड आ रहा है, I4 भी इनसाइड आ रहा है और I5 बाहर जा रहा है, I6 भी बाहर जा रहा है। तब अगर आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हो, इस पॉइंट के ऊपर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हो तो क्या आ जाएगा देखेंगे। देखो इधर साइन कन्वेंशन, आपको साइन कन्वेंशन भी यूटिलाइज करना है, ऑलरेडी मैंने बताया हूं आपको। द करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन, करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन मतलब करंट अगर जंक्शन के पास आ रहा है, करंट अगर जंक्शन के पास, जंक्शन के अंदर आ रहा है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेना है। तो उसको, उस करंट को हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। एंड द करंट्स लिविंग द जंक्शन आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव। लिविंग द जंक्शन मतलब बाहर जा रहा है, जंक्शन को छोड़ के बाहर जा रहा है, तो तब आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इधर नेगेटिव कौन से होंगे, I5 नेगेटिव होगा, I6 नेगेटिव होगा, देन I2 नेगेटिव होगा, ये सभी नेगेटिव होंगे। और I1, I3 एंड I4 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि ये अंदर आ रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, कंसीडर ए जंक्शन P इन ए सर्किट वेयर अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन वी कैन राइट एज। मतलब हमको एक जंक्शन कंसीडर करना है, दैट इज द P जंक्शन करके। तो इसके ऊपर हमको फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। ओके, और साइन कन्वेंशन भी यूटिलाइज करना है। तो देखेंगे, देखो I1 आपको पॉजिटिव है, I1 हमने इनसाइड जंक्शन, अगर जंक्शन के अंदर करंट जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो I1 पॉजिटिव होगा, I3 पॉजिटिव होगा और I4 पॉजिटिव होगा। देखो I1 पॉजिटिव लिया है हमने, I3 पॉजिटिव लिया है एंड I4 पॉजिटिव लिया है। रिमेनिंग I2, I5 एंड I6 क्या लिए, नेगेटिव लिए। देखो ये तीनों क्या है, नेगेटिव है। इज इक्वल टू क्या रखना है आपको, 0 रखना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, समेशन, समेशन सभी का एडिशन, सभी का एडिशन। ये माइनस क्यों आया है, बिकॉज इट इज अ डायरेक्शन, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है वो। उसका मैग्नीट्यूड तो I6 ही है, लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको माइनस लिए हमने। ओके, तो समेशन ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0। वही क्या बताता है, फर्स्ट लॉ किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो I1 इधर ही रखो, I1, I3 एंड I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये I2, I5, I6 इस साइड लेके आओ। देखो ये भी आप लिख सकते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऐसे भी लिख सकते हो आप। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज डिफाइंड एज द करंट्स, टोटल करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन। मतलब टोटल करंट्स कौन से इनसाइड आ रहे हैं, करंट्स कौन से इनसाइड आ रहे हैं, टोटल करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन, टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, तो ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ, देखेंगे सेकेंड लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, उसी को हम किरचॉफ सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को हम करंट लॉ बोलते थे, करंट लॉ, वरना बोलते थे जंक्शन लॉ। ओके, जंक्शन लॉ, और वरना बोलते थे हम क्या, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते थे। ओके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ करके। ओके, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ बोलते हैं, वोल्टेज लॉ बोलते हैं। वरना और एक नाम है इसको लूप लॉ करके, लूप लॉ करके। ओके, लूप लॉ करके, ये भी आपको रिमेंबर करना है। अगर नाम नहीं दिया है तो आपको ये रिमेंबर करना है, लूप लॉ, वोल्टेज लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ, ये सभी क्या है, सेम ही है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। The algebraic sum of the potential differences, algebraic sum of the, algebraic sum मतलब addition of potential differences, potential difference मतलब V, voltage, voltage is nothing but what, I into R, that is the current. Okay, current into resistance, current into resistance, Ohm's law. Okay, so this is nothing but potential difference, potential difference is nothing but voltage, वोल्टेज। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। वरना दैट इज द EMF, इफेक्टिव EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF भी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, दैट इज नथिंग बट वोल्टेज ओनली। लेकिन EMF और वोल्टेज में एक डिफरेंस है, EMF और वोल्टेज में एक डिफरेंस है। आप बैटरी के ऊपर देखते हो, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ओनली 1 मिनट लूंगा मैं EMF और वोल्टेज के बीच का डिफरेंस बताने के लिए। आप अगर बैटरी लेते हो, एक सेल लेते हो, सेल के ऊपर लिखा रहता है 5 वोल्ट करके, 5 वोल्ट करके, वरना 10 वोल्ट करके लिखा रखता है। आपने अगर नहीं देखा है तो देखिए, उधर लिखा रखता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये सभी क्या है, EMF है। मतलब एक्चुअली ये सेल इतना देता है,
लेकिन आपने अगर सर्किट को कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। आपको सर्किट में मिलेगा मैक्सिमम 4 वोल्ट तक मिलेगा, मैक्सिमम मतलब इतना 3.54 वोल्ट तक मिलता है। तो इस 4 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट वोल्टेज। दोनों का ये सेम ही है, लेकिन ये है आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन मतलब कौन सा भी सर्किट आपने कनेक्शन नहीं की हो, तो तभी को उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। दैट इज द 5 वोल्ट और 10 वोल्ट बोलते हैं। ओके, 15 वोल्ट रहने दो, 20 वोल्ट रहने दो, वो सेल के ऊपर लिखा रहता है ना, वो आइडियल कंडीशन में। लेकिन आपने अगर कंडक्टर कनेक्ट कर दिया वरना सर्किट को ज्वाइन कर दिया तो आपको एक्चुअली 5 वोल्ट नहीं मिलता, 10 वोल्ट एक्चुअली नहीं मिलता, उसके थोड़ा कम मिलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों क्या है, सेम ही है। सेम है मतलब एसआई यूनिट दोनों का सेम ही है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो देखो इधर आपको 2 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। एक तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, एंड सेकेंड वन इज द वोल्टेज दैट इज नथिंग बट, इसको हम डिनोट करते हैं वी से, वी दैट इज नथिंग बट आई इंटू आर करके। ओके, तो इन दोनों का समेशन क्या रहता है, देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस मतलब आईआर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ, इन सभी का एडिशन क्या रहता है, सम ऑफ अल्जेब्रिक सम क्या रहता है, वो 0 रहता है। अल्जेब्रिक सम क्या रहता है, 0 रहता है। इन ए क्लोज लूप, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्लोज लूप आपने लिया, एक क्लोज लूप मतलब किधर से ये सर्किट स्टार्ट होता है उधर ही सर्किट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं। तो अगर क्लोज लूप में वोल्टेज कितना है, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और ईएमएफ का एडिशन कितना है, अल्जेब्रिक सम उन दोनों का कितना है, तो वो कितना रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, वंस मोर मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर्किट लेके एक्सप्लेन करूंगा तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो समेशन ऑफ आईआर मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन दोनों का समेशन क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इधर सर्किट देखेंगे, सर्किट के बारे में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। उससे पहले देखो सर्किट देखो, अगर आपने देखा इधर से इधर एक क्या हो जाएगा, ये क्लोज लूप हो जाएगा। अगर इसको आपने क्लोज लूप को, अगर ये क्लोज लूप है, इसको आपने किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे उनका समेशन प्लस इसके अंदर जो ईएमएफ आएगा उनका समेशन किया तो उसका एडिशन क्या आएगा, 0 आएगा। ये कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर ये लेते हो, लूप लेते हो, तो उधर भी वैसे ही समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ, इन दोनों का एडिशन कर दिया तो आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके ही बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन कन्वेंशन से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ये सर्किट के बारे में। तो सर्किट के बारे में पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ये तो बैटरी है, ये बैटरी है। ओके, बैटरी का ईएमएफ उन्होंने दिया है E1 एप्सिलॉन 1 करके। इधर से करंट उन्होंने क्या निकाला है इस बैटरी से, प्लीज अंडरस्टैंड करो, बैटरी से आप जितना करंट निकालते हो, पॉजिटिव, दिस वन इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस वन इज द नेगेटिव साइड। आपको रिमेंबर करना है पॉजिटिव साइड से कितना करंट आप निकालते हो उतना ही करंट रिटर्न आना चाहिए नेगेटिव साइड को। अगर पॉजिटिव साइड से आप I1 करंट निकालते हो एक बैटरी से, तो I1 करंट वो रिटर्न आना चाहिए इधर। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो। ओके, तो ये I1 हो जाएगा, ये R1 इज द रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस है। ओके, तो ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाएगा। ये I1 करंट इधर आएगा, इधर से इधर करंट I1 आएगा, फिर से इस बैटरी से और एक करंट निकाला है उन्होंने, दैट इज द I2 करंट।
बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव से उन्होंने कितना करंट निकाला है, I2 करंट निकाला है, तो ये भी I2 करंट इधर आएगा और ये दोनों मिला के, बिकॉज I1 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट इधर से आ रहा है, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, I3 करंट हो जाएंगे। तो I3 करंट ऐसे आएगा, लेकिन मैंने बताया था इधर से आपने कितना करंट निकाला हो उतना ही करंट वो इधर भी जाना चाहिए। तो इसीलिए इस साइड करंट कितना जाएगा, I1 करंट जाएगा, और इस साइड करंट कितना जाएगा, I2 करंट जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द I2 करंट, फिर से इधर इतना आ गया और इधर से फिर से I1 करंट इधर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो कैसे रीड करना है सर्किट को, कैसे रीड करना है वो पहले सीखो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना बहुत सिंपल हो जाएगा आपको। ओके, तो ये पॉइंट आपको मालूम हो गए। सेकेंड पॉइंट देखो, आपको अपना ओन पाथ चूज करना है, ओन पाथ चूज करना है, इसको हम बोलते हैं ओन पाथ चूज करना। ओके, तो आप इस लूप में देखो, ये लूप है आपका, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, आपने पाथ ऐसे चूज की हो, इसका मीनिंग कौन सा है, दैट इज द ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ओके, क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी चूज कर सकते हो, देयर इज नो रूल दैट यू हैव टू चूज क्लॉकवाइज ओनली। ओके, तो इधर देखो हमने एंटी क्लॉकवाइज चूज की है, एंटी क्लॉकवाइज, आप इधर क्लॉकवाइज चूज कर सकते हो और इधर एंटी क्लॉकवाइज चूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अगर आप देखते हो तो वो भी आप करके देख सकते हो। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ये पाथ हमारा ऐसे है। ओके, तो अब हमको क्या अंडरस्टैंड करना है, साइन कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया तो आपको नीट के होने दो, जेई के होने दो, सीईटी के होने दो और बोर्ड के होने दो, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इसके। दैट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते ही है। ओके, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साइन कन्वेंशन कैसे होता है देखेंगे वन बाय वन। साइन कन्वेंशन फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, साइन कन्वेंशन क्या होता है। While ट्रेसिंग ए लूप मतलब दिस इज द पाथ, आपका पाथ। ट्रेसिंग ए लूप मतलब आप कैसे मूव कर रहे हो। ओके, थ्रू ए रजिस्टर इफ वी आर ट्रेवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। देखो, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कैसे आ गया डायरेक्शन ऑफ करंट, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, पॉजिटिव से निकालना है आपको करंट को, दिस इज द I1 करंट, और इधर से करंट निकालना है I2 करंट। ओके, तो I2 और I1 मिला के इधर कितना हो जाएंगे, I3 करंट इधर से पास होगा, इधर फिर से जाएगा कितना, I1 करंट जाएगा, और इधर से करंट कितना जाएगा, I2 करंट जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। ओके, लेकिन देखो, while tracing a loop through a register if we are traveling मतलब ये पाथ इस करंट के डायरेक्शन में है। ओके, इफ वी आर ट्रेवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव कंसीडर करना है। अगर करंट भी डायरेक्शन का सेम है और आप भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, आप भी मतलब ये लूप भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज जो रहता है, आईआर जो रहता है, वो क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है, माइंड में रखना है। करंट और आपका डायरेक्शन मतलब ये लूप का डायरेक्शन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइंड में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन इस साइड है और आप ऐसे जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज IR क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव आएगा। आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन है, ये आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन देखेंगे, दैट इज द EMF के लिए, ये हो जाएगा पोटेंशियल के लिए, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए हो गया साइन कन्वेंशन। सेकेंड देखो EMF के लिए, the EMF of an electrical source is positive while tracing the loop within the source from the negative terminal of the source to the positive terminal। मतलब अंडरस्टैंड करो, अगर आप ऐसे जा रहे हो, ये ऐसा आपका डायरेक्शन है, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव को जाते हो, तब आपको कौन सा लेना है,
पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हो तब आपको पॉजिटिव लेना है। अगर आप ऐसे जा रहे हो, समझो ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हो, तो इधर भी क्या आ जाएगा, ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपका ट्रेसिंग साइकिल ऐसा है, समझो ये ऐसा है, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो आप किधर से जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहे हो। पॉजिटिव से नेगेटिव को जाते हो तो नेगेटिव को जाना है, नेगेटिव लेना है आपको। ईएमएफ क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। आई होप यू अंडरस्टूड। पॉजिटिव से अगर नेगेटिव को जाते हो, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव को जाते हो तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नेगेटिव से अगर पॉजिटिव को जाते हो तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। मतलब सेकंड किसको जा रहे हो आप, किसको जा रहे हो। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, इधर से भी नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है। ओके, अगर आप ऐसे आते, समझो ऐसे आते, आपका डायरेक्शन ऐसा होता, एंटी क्लॉकवाइज होता, इधर एंटी क्लॉकवाइज होता, तब क्या होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है। आई होप यू अंडरस्टूड। यही दो रूल्स आपको रिमेंबर करना है, दैट इज द साइन कन्वेंशन आपको रिमेंबर करने। ओके, तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखो, कंसीडर द लूप ए बी एफ जी ए बी, ए से स्टार्ट होगा। हम आपने लूप कैसे कंसीडर किए, ए से स्टार्ट किए, ए बी एफ जी ए बी एफ जी ए। ओके, दैट इज नथिंग बट आपने दिखाया ऐसे, आप कैसे जा रहे हो, ऐसे ए से स्टार्ट किए हो, फिर से ए को ज्वाइन कर रहे हो। ओके, तो तब आपको क्या देखना है, देखो आप ऐसे जा रहे हो, करंट भी सेम डायरेक्शन में है, करंट और आपका डायरेक्शन अगर सेम है तो रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आ गया। माइनस I1 R1 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा I1 R1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर से आप इधर से इधर जाओ, ये I3 करंट जा रहा है, ये R5 है, ये इधर R5 है और ये I3 है। करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन यही है और करंट का डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर से I3 है, R5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर इधर आओ, सेम डायरेक्शन का, करंट का डायरेक्शन सेम है, रेजिस्टेंस का डायरेक्शन सेम है, रेजिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं रहता लेकिन करंट का डायरेक्शन सेम है, आपका भी डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, फिर से नेगेटिव आ जाएगा। दैट इज द I1 R3 भी क्या हो जाएगा, ये I1 है और ये R3 है, दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बाद में फिर से आप इधर से इधर जा रहे हो, देखो नेगेटिव से किधर जा रहे हो, पॉजिटिव को जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हो। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव को जाते हो तो एप्सिलॉन 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हो तो उधर एप्सिलॉन 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू आपको क्या करना है, 0 रखना है। दिस इज द वोल्टेज सेकेंड, किरचॉफ वोल्टेज लॉ करके, किरचॉफ सेकेंड लॉ वरना किरचॉफ वोल्टेज लॉ। समेशन ऑफ वो पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये हो जाएगा ईएमएफ, इन दोनों का समेशन क्या होता है, 0 होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हो जाएंगे, ये सभी टर्म्स इस साइड लेके आओ, सभी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे और E1 एप्सिलॉन 1 वैसे ही रखो, तो इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आप लूप को क्या लगा सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट लूप देखेंगे, इधर देखो, कंसीडर द लूप कौन सा, BF DCB, BF मतलब इधर से स्टार्ट किया आपने, BF DCB ऐसे गए हो आप। ओके, तो इधर से लूप स्टार्ट किया आपने, कैसे भी लूप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो आप, BCDFB ऐसे भी जा सकते हो, DFBCD कौन सा भी लूप आप कंसीडर कर सकते हो, किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ओके, लेकिन हमने इधर से स्टार्ट किया तो इधर भी दिखाएंगे हम, तो BFDCB एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर देखो, मैं इसको इरेज करता हूं, करंट कैसे जा रहा है, I3 करंट ऐसे जा रहा है, I3 करंट ऐसे, आपका भी डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होगा। फिर से आप अगर ऐसे ले रहे हो तो ये डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन I2 है, सेम है, और आपका भी डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव आएगा, तो I3 R5 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो R3 R5 ये हो जाएगा, और सेकेंड वन इज द I2 R2 और ये I2 और R2 कौन सा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो आप ऐसे जा रहे हो और करंट भी ऐसा ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा।
I3R5 R3R5 ये भी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। और इधर भी देखो ये भी I2 और R4 मतलब ये, ओके तो दोनों सेम डायरेक्शन में, वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप इधर ये पहले रखो, बाद में ये रखो, किधर भी रखो, देयर इज नो कंफ्यूजन मत करके ले लो, लेकिन सभी का एडिशन आपको करना है। अगर डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव लेना है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो पॉजिटिव लेना है, ओके। और एप्सिलॉन नॉट देखो, एप्सिलॉन 2 दैट इज दिस वन इज द एप्सिलॉन 2, इसका ईएमएफ, इस बैटरी का ईएमएफ कितना रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव एप्सिलॉन 2 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, दैट इज इक्वल टू 0 आपको रखना ही है। तो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आपको पूछेंगे, एक डायग्राम देंगे वरना सर्किट देंगे, आपको बताएंगे कि अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ करके, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सम पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट, स्टेप्स यूजुअली फॉलोड व्हाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अगर आपको किरचॉफ्स लॉज के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको पॉइंट्स रिमेंबर करना है। फर्स्ट आपको चूज करना है, चूज द सम डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट पहले आपको चूज करना है, वो करंट नहीं देंगे, वो करंट का डायरेक्शन भी नहीं देंगे, और आपका लूप का जो आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट करते हो वो भी नहीं देंगे। आपको रिमेंबर करना है करंट का डायरेक्शन ऑलवेज किधर से निकलना है, आपको किधर से करंट को निकालना है। पहले ये पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव से करंट ऑलवेज आपको निकालना है, ओके। 2 बैटरीज है तो I1 I2 आ जाएंगे, अगर 3 बैटरीज है तो I1 I2 I3 आ जाएंगे, ओके। तो डिपेंड करेगा कितने बैटरीज है, कितना ये करंट निकाल रहा है, वो आपको निकालना होगा, करंट्स का डायरेक्शन आपको दिखाना होगा। सेकेंड वन, रेड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। मतलब समझो एक जंक्शन के ऊपर आप एक I1 करंट आ रहा है, एक I2 करंट आ रहा है और एक I3 करंट निकल रहा है, ऐसे I3 करंट निकल रहा है, तो आप लिख सकते हो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। मतलब कितना करंट इनसाइड आ रहा है, इस जंक्शन के ऊपर आ रहा है, उतना करंट वो बाहर भी जा रहा है, उतना करंट भी वो बाहर जा रहा है। ये कौन सा लॉ है, दैट इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो इससे आप लिख सकते हो I3 को आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 लिख सकते हो। ऐसे करके आपको 2 वेरिएबल्स मिल जाएंगे, I1 और I2। I3 वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, नेगलिफाई हो जाएगा, ओके। तो ओनली I1 और I2 को रख के आपको इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करके आपको क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इधर तो 3 है, लेकिन I3 का वैल्यू I1 और I2 में रख के आप I3 का वैल्यू क्या कर सकते हो, नेगलिफाई कर सकते हो, रेड्यूस कर सकते हो, वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, रेड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट लूप्स मतलब इधर 2 लूप्स थे, ओके। आपको लूप को चूज करना है, कौन से लूप है। तो ये फर्स्ट लूप होगा, ऐसे हमने सेलेक्ट किया था, ये सेकंड लूप था, ये ऐसे हमने सेलेक्ट किया था, ओके। तो सर्किट में ओके। तो लूप को आपको चॉइस करना है कि कैसा आपको चॉइस करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अप्लाई वोल्टेज लॉ टू ऑल द इंडिपेंडेंट लूप्स। मतलब सभी को सेपरेटली आपको इसको एक वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है और इस लूप को और एक वोल्टेज लॉ आपको अप्लाई करना है, ओके। तो दोनों के लिए सेपरेट वोल्टेज लॉ क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो, सॉल्व द इक्वेशंस ऑब्टेन साइमल्टेनियसली। मतलब आपको अगर 2 इक्वेशंस मिल गए, 2 वेरिएबल्स मिलेंगे, तो 2 वेरिएबल्स को इक्वेशन को सॉल्व करके आपको करंट फाइंड आउट कर सकते हो, I1 और I2 करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। इन केस द आंसर ऑफ करंट वेरिएबल इज नेगेटिव, प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये आपने करंट ऐसे लिया, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये I1 करंट आपने ऐसे लिया, लेकिन I1 करंट आपका आंसर में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड करना है इसको। अगर आपने I1 करंट ऐसा लिया और आपके जो आंसर में नेगेटिव आ रहा है, आंसर में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, I1 अगर नेगेटिव है, आपके आंसर में नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है, आपने ऐसे लिए वो करंट, लेकिन करंट एक्चुअल डायरेक्शन ऐसा है, इसके वजह से वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। आपने ऐसे लियो, आप तो सर्किट के अंदर जाके तो करंट का
कॉन्सेप्ट नहीं की हो आपने कि करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, नहीं, करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है। ओके, तो अगर वो नेगेटिव आएगा और आप डायरेक्शन ऐसे लियो तो इसका मीनिंग क्या है, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है करंट, क्योंकि एक्चुअल करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इन केस द आंसर ऑफ करंट वेरिएबल इज नेगेटिव, मतलब करंट का वेरिएबल अगर नेगेटिव आता है, द कन्वेंशनल करंट इज फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द चूजन बाय अस, मतलब आपने कैसे चूज किया उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, अपना एक्चुअल करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, तो ये थे पॉइंट्स रिलेटेड टू, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज करने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज करके, व्हीटस्टोन ब्रिज करके। ओके, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता क्या है इसके बारे में आपको अंडरस्टैंड हो सके। तो पहले वीडियो देखिए आप, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, Hello guys, I have a demonstration of Wheatstone's bridge in here. A Wheatstone's bridge is a very important electrical circuit because it was initially used to find an unknown resistance. But nowadays Wheatstone's bridge finds its applications in sensors, transducers, etc. So it is one of the most important circuits everyone must understand. It consists of 4 resistors, R1, R2, R3 and R4. But I've used bulbs instead of resistors for more clear and easy explanation. The bulbs R1 and R2 are in series, R3 and R4 are in series, but this combination and this combination are in parallel with each other. It can also be, this circuit can also be called as a 2 series parallel combination circuit. I have used 3 types of bulbs in here: 100 watts bulb, 60 watt bulb and a 40 watt bulb. 100 watt bulb has a resistance of 38 ohms. The 60 watt bulb has a resistance of 66 ohm and the 40 watt bulb has a resistance of 97 ohms. The concept behind the Wheatstone's bridge is that when the ratio of R2 and R1 is equal to the ratio of R4 and R3, then there is no potential difference existing between these 2 points. This means that when there is no potential difference, no current flows through this path. When no current flows through this path, this bulb does not get excitation and so this does not glow. But when the ratio is unbalanced, then there is some minimal amount of current flowing through this path which excites the bulb and it starts to glow. Now let me switch it on. R1 has a bulb of 60 watt, R2 has a 100 watt bulb, R3 has a 60 watt bulb and R4 has a 100 watt bulb. You may have guessed that the ratio between R2 and R1 is equal to the ratio between R4 and R3. Thus, at this balanced condition, there exists no potential difference between these 2 points. And so, there is no current flowing through this path and the bulb does not glow. But when I exchange the positions of R4 and R3, you can see that these bulbs start glowing and in turn the bulb in the middle also starts glowing. The bulb in the middle acts as a galvanometer, acts in a Wheatstone's bridge. This plays the role of a galvanometer in a Wheatstone's bridge. So when I exchange the position of the bulb, an imbalance was created and due to the imbalanced condition, the current flows through this path and this bulb starts to glow. But when I change the bulbs back to the original position, all the 4 bulbs glow and this condition is a balanced condition. So as usual, no current flows through this path and the bulb does not seem to glow. When I remove one bulb, the bulb still glows because the condition is unbalanced. These 2 bulbs are lit and this is the only bulb in this side. So the condition is unbalanced and still the bulb starts to glow. This is a basic explanation of Wheatstone's bridge. I hope you all understand. Please like, share and comment on my videos. आई होप यू अंडरस्टूड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब कैसे होता है। ओके, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये होता क्या है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर प्लीज कमेंट्स में लिखना है आपको ये वीडियोस आपको दिखाना है क्या नहीं, बीच बीच में मैं वीडियोस दिखा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए आपको उन वीडियोस से कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, प्लीज कमेंट्स करना है इस वीडियो के बाद में। अगर
ये आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है कि इस वीडियो से, मतलब बीच बीच में मैं वीडियोस दिखा रहा हूं, एनिमेटेड वीडियोस दिखा रहा हूं, उससे आपको यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो उसको मैं कैंसिल करूंगा। ओके, तो प्लीज आपको कमेंट्स करना है कि मैं जो एनिमेटेड वीडियोस आपको दिखा रहा हूं वो यूज हो रहे हैं कि नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता क्या है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एक सर्किट है, एक्चुअली एक सर्किट है। सर्किट में आपको एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को। इसके एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशन में आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी आपको अंडरस्टैंड करना है ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। ओके, इतना ही अंडरस्टैंड करो। लेकिन इसको हम किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द रेजिस्टेंस। एक अननोन रेजिस्टेंस रहता है, उसका अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज इज जनरली यूज टू मेजर रेजिस्टेंसेस। देखो ये किस लिए यूज करता है, ये रेजिस्टेंस मतलब सिंपल अंडरस्टैंड करो, ये जब हम बल्ब लगाते हो वो एक रेजिस्टेंस है। वायर के थ्रू जाता है करंट को, जो रेजिस्ट करता है सभी रेजिस्टेंसेस है। बल्ब लगाते हो ये एक रेजिस्टेंस है, एमीटर लगाते हो ये एक रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर लगाते हो ये एक रेजिस्टेंस है, करंट से वायर से करंट फ्लो होता है वो एक रेजिस्टेंस है। सभी क्या होते हैं, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हम दिखाते हैं ऐसे, रेजिस्टेंस मतलब क्या, करंट को फ्लो करने के लिए जो रेजिस्ट करता है। तो वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, देन बल्ब में भी रेजिस्टेंस होता है, देन एमीटर में भी रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर में भी रेजिस्टेंस होता है। सभी इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रिकल के सभी इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। तो इसीलिए हम इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाते, इधर क्या दिखाते हैं, रेजिस्टेंस करके दिखाते हैं हम। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ओके, रेजिस्टेंस करके दिखाते हैं। ओके, तो आप जो वीडियो देखा आपने, उधर बल्ब दिखा रहे थे। ये बल्ब मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। बल्ब मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस वो करता है, उतना रेजिस्टेंस करता है, इतना हीट देता है। मतलब ये अगर हीट देगा तो वो रेजिस्टेंस के थ्रू हीट देता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज इज जनरली यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंसेस इन द रेंज फ्रॉम टेंस ऑफ ओम टू हंड्रेड्स ऑफ ओम। मतलब 10 ओम से 100 ओम तक आपको अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है, एक कॉन्सेप्ट का रेजिस्टेंस मेजर करना है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, देन अमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are connected to form a quadrilateral ABCD as shown in the figure। मतलब इधर P, Q, R, S ये 4 रेजिस्टेंसेस है, ये 4 रेजिस्टेंसेस ऐसे क्वाड्रिलैटरल में क्या किए, ऐसे फिक्स किए। क्वाड्रिलैटरल रेजिस्टेंस मतलब बल्ब। ओके, उस वीडियो में आपको दिखाया है, बल्ब मतलब वो रेजिस्टेंसेस है। ओके, तो ऐसे आपने 4 कॉर्नर में, वरना ऐसे क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 साइड का फिगर। ओके, तो उधर हमने क्या किया है, प्लेस किया है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये बैटरी ऑफ EMF E, ये बैटरी इधर कनेक्ट की है, ये बैटरी है EMF E करके, अलॉन्ग विथ ए की इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C। मतलब A एंड C के बीच में एक बैटरी है और एक की है। ओके, एक की है, तो इन दोनों के बीच में C और A के बीच में, A और C के बीच में हमने बैटरी और की कनेक्ट की है। की का मतलब क्या है, की मतलब बटन, ऑन ऑफ। ओके, तो वो की है। Such that the point A is at higher potential with respect to point C। इसका मीनिंग क्या है, हाइयर पोटेंशियल, A एक हाइयर पोटेंशियल में है। हाइयर पोटेंशियल मतलब बैटरी को जो पॉजिटिव को कनेक्ट करता है, बैटरी को जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल में होगा। और नेगेटिव को जो कनेक्ट किया है सी नेगेटिव को कनेक्ट किया है। नेगेटिव मतलब इट इज अ लो टर्मिनल। ओके, लो पोटेंशियल रहता है उधर, लो पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल कौन सा होगा, ये हो जाएगा, और लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके,
फोर्थ वन, ये गैल्वानोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस G इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स B एंड D। B एंड D के बीच में, B एंड D के बीच में एक गैल्वानोमीटर आप कनेक्ट कर रहे हो, ये गैल्वानोमीटर आप कनेक्ट कर रहे हो। गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अमीटर भी करंट को मेजर करता है, अमीटर भी करंट को मेजर करता है, और गैल्वानोमीटर भी क्या करता है, करंट को मेजर करता है, वरना डायरेक्शन दिखाता है वो ऐसे कितना है करंट, ओके, उतना वो दिखाता है। गैल्वानोमीटर भी एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है, वो भी करंट को मेजर करता है, लेकिन अमीटर ये एक्चुअल करंट को मेजर करता है, मतलब करेक्ट एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। गैल्वानोमीटर की एक्यूरेसी उतना नहीं रहता, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है ये गैल्वानोमीटर, वो करंट ही मेजर करता है, ओके, और डायरेक्शन भी ये दिखाता है, ओके। तो ये पॉइंट रिमेंबर करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस G इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट B एंड D करके, ओके। व्हेन द की इज क्लोज, अगर आपने की को क्लोज कर दिया, मतलब ऑन कर दिया, बटन को ऑन कर दिया, करंट I फ्लोज थ्रू द सर्किट, इट डिवाइड्स इनटू I1 एंड I2। देखो इधर से करंट आ गया I करके, बैटरी से करंट आएगा, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो बैटरी से करंट आ गया, वरना सेल से करंट आ गया, समझो बैटरी से करंट आ गया तो I करंट आ गया, तो इधर से आके इधर दो इसमें स्प्लिट हो जाएगा, एक तो I1 करंट हो जाएगा, एक तो I2 करंट हो जाएगा, ओके। I1 और I2 दोनों करंट में क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। तो I2 करंट इधर से ऐसे जाएगा, ओके, इधर तक आएगा, और I1 करंट ऐसे जाएगा। लेकिन समझो इधर से करंट, ये I1 करंट इधर जा रहा है, I1 करंट इधर जा रहा है, अंडरस्टैंड करना है इसको, I1 करंट इधर जा रहा है, तो I1 करंट फिर से स्प्लिट हो जाएगा, ओके, स्प्लिट हो जाएगा। समझो इधर से I1 करंट जा रहा है, इधर से I1 करंट जा रहा है, और इधर से आपने IG करंट लिया, IG मतलब इट इज द करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, IG करंट लियो तो इधर से करंट कितना जाएगा, एक्चुअली करंट इतना आ रहा है, कितना I1 करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, बाहर कितना करंट जा रहा है, IG करंट जा रहा है, IG प्लस ये कितना जाएगा, I1 माइनस IG जाएगा, I1 माइनस IG जाएगा, I1 माइनस IG जाएगा, क्यों, क्योंकि I1 करंट आ रहा है, उसमें से IG इधर गया तो बचेगा कितना करंट, दैट इज I1 माइनस IG बचेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये I1 माइनस IG करंट इधर से जाएगा, ओके। ऐसे आपको रीड करना है सर्किट को, ऐसे आपको रीड करना है, ओके। I1 करंट, बाद में इधर से IG करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, IG करंट ऐसे जाएगा, और इधर से I2 करंट इधर से आएगा, तो ये दोनों करंट आ रहे हैं, दोनों करंट इस जंक्शन के ऊपर आ रहे हैं, तो मिल के कितना जाएगा, फिर से I2 प्लस IG जाएगा, I2 प्लस IG करंट इधर से जाएगा। देखो सर्किट को आपको बाहट नहीं करना है, सर्किट को आपको लर्न नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर आप सर्किट को अंडरस्टैंड करते हो तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सभी, ओके। तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG करके, ओके। तो देखो व्हेन द की इज क्लोज द करंट I फ्लोज थ्रू द सर्किट, इट डिवाइड्स इनटू I1 एंड I2 एट पॉइंट A, मतलब A पॉइंट के ऊपर I1 एंड I2 क्या हो जाते हैं, दोनों करंट क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ओके। लेट IG बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर, मतलब IG ये करंट फ्लो हो रहा है किधर से, गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो हो रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू Q एंड R, Q के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज I1 माइनस IG फ्लो हो रहा है, I1 माइनस IG फ्लो हो रहा है, और R से करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज I2 प्लस IG, सॉरी इट इज I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, ओके। तो इट इज रॉन्ग थिंग, I2 प्लस IG, तो इधर से करंट कितना आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I2 और दिस वन इज द IG, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, I2 प्लस IG। आपके बुक में I1 दिए तो उसको करेक्ट करके ले लो, इट इज I2 प्लस IG करके, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। देखो फ्रॉम द फिगर क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फिगर I इज इक्वल टू कितना है, आपको मालूम है I इधर से आ रहा है, I इधर से आ रहा है, लेकिन ये I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन करने के लिए बताओ तो पहले का स्लाइड ये पहले लिखना है, बाद में इसके बारे में पॉइंट्स आपको लिखने, ओके। पॉइंट वाइज लिखो ताकि जब पेपर चेक करते हैं, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, मैंने भी बहुत ज्यादा पेपर चेक किए, अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो नोट्स, अगर पॉइंट वाइज लिखते हो डेफिनेटली आपको मार्क्स ज्यादा मिलता है, मिनिमम 10 to 20 मार्क्स। आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो 10 to 20 मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं, ओके। इसके वजह से मैं जो नोट्स देता हूं सभी पॉइंट वाइज देता हूं, क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट आपको करेक्शन करने के लिए बहुत सिंपल हो जाता है, उनको करेक्शन करने के लिए बहुत सिंपल हो जाता है, इसके वजह से पॉइंट वाइज जितना होता है उतना पॉइंट वाइज आप लिखने के लिए ट्राई करो, ओके।
देखो नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द फिगर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 करंट, I करंट इधर आ रहा है तो I1 करंट इधर जाएगा, I2 करंट इधर जाएगा, तो दोनों करंट क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। कंसीडर द लूप ABDA अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द क्लॉकवाइज सेंस। देखो ABDA आपको दो लूप्स कंसीडर करने हैं, एक तो ABDA करके एक लूप हो गया, और आपको कौन सा क्लॉकवाइज सेंस लेना है, क्लॉकवाइज सेंस मतलब ऐसे, समझो ऐसे, ऐसे आप मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ओके। तो इधर से स्टार्ट किया आपने, ऐसे ही मूव कर रहे हो, ऐसे ही मूव कर रहे हो, ओके, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ओके। तो क्लॉकवाइज सेंस अगर लेते हो आप, तो आप कैसे जा रहे हो, देखो ऐसे ही जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो ऐसे ही जा रहे हो, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन, नेगेटिव हो जाएगा, तो -I1 इंटू पी हो जाएगा। पी क्या है, ये रेजिस्टेंस है, P ऑफ दिस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, P है, ओके। तो I1 इंटू पी हो जाएगा। V इज इक्वल टू क्या है, IR है ना, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इधर से करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, P है, तो इसके वजह से P हमने ली है, ओके। तो ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमारा डायरेक्शन भी सेम है और इस करंट का डायरेक्शन भी सेम है। बाद में इधर से इधर आ गया आपने, इसका गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G है, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G है, और IG करंट ऐसे जा रहा है, तो हम भी कैसे जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। देखो ये हमारा ये है क्या है, पाथ है, हमारा पाथ कैसे है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे, ओके। तो हम भी वैसे ही सेम जा रहे हैं और करंट भी सेम जा रहा है, तो फिर से वो नेगेटिव हो जाएगा, तो I इंटू जी, IG इधर एक्चुअली IG होना चाहिए, IG इंटू जी, दैट इज माइनस IG इंटू जी। करंट कितना जा रहा है, IG जा रहा है, इंटू जी, जी इज द गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है, जी। बाद में इधर से इधर आ गए आप, इस लूप को आप कंसीडर कर रहे हो, ABDA, ये लूप को आपको कंसीडर कर रहे हैं, तो आप ऐसे आ रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो, करंट कैसे आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, दोनों अपोजिट है। अभी आपको रिमेंबर करना है, अगर दोनों अपोजिट है, आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव ऑफ I2 इंटू एस, ये I2 करंट है और S इज द रेजिस्टेंस है, तो I2 इंटू एस इज इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। इसको आपने क्या लगाया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नाउ कंसीडर द लूप BCDA। अभी देखो आपको कंसीडर करना है ये BCDB करके, BCDB करके, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे BCDB, ये लूप आपको कंसीडर करना है इन द क्लॉकवाइज सेंस ओनली। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही आपको मूव करना है, ऐसे ही आपको मूव करना है, क्लॉकवाइज ये ऐसे ऐसे, ओके। क्लॉकवाइज सेंस आपको मूव करना है, तो देखेंगे इधर से स्टार्ट करेंगे, हम इधर से स्टार्ट करेंगे, दिखाया है इधर, ओके। तो इधर से स्टार्ट किए उन्होंने, ओके, इधर से स्टार्ट किए, तो आपका डायरेक्शन ऐसा ही है और करंट का डायरेक्शन भी वही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ गया। देखो इधर ये I1 इंटू IG क्या है, करंट है, इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, Q है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। फिर से आप करंट ऐसा आ रहा है, लेकिन आप कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG हो जाएगा, इनटू रेजिस्टेंस क्या है, R है, रेजिस्टेंस क्या है, R है। फिर से इधर आप डायरेक्शन IG का डायरेक्शन ऐसे, गैल्वानोमीटर आप कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, IG इंटू जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन देंगे, इसको फर्स्ट सेकेंड, और इसको फर्स्ट इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ये सेकेंड इक्वेशन में आपको रिमेंबर करना है, दिस वन इज IG, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, और ये क्या है, IG, ये IG है, ओके। तो IG पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, तो देखेंगे पॉइंट वाइज। इफ ए स्पेशल केस ऑकर्स व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज 0, ये एक ऐसा स्पेशल केस है जब गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ओके। कब बंद हो जाता है, इन दिस केस द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। आपको ऐसा सिचुएशन लेना है ताकि इधर से करंट फ्लो होना क्या हो जाए, बंद हो जाएगी। दैट इज नथिंग बट IG इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो कब होगा, कब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो सके, सेम हो सके। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ऑटोमेटिकली उधर से करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपने वीडियो में देखा होगा, इनिशियली करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। क्यों करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि इधर पोटेंशियल और इधर पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, इसके वजह से वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो IG इज इक्वल टू, अगर 0 आप सब्स्टिट्यूट करते हो इसमें,
इस कंडीशन में Ig इज इक्वल टू, इस इक्वेशंस में दो तीन इक्वेशन में Ig इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो इक्वेशंस क्या क्या आते हैं देखेंगे हम। तो इसको देखो सब्स्टिट्यूट Ig इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है देखो, सॉरी हाँ इक्वेशन 2 है ये, वरना इधर रखेंगे हम। ओके तो इक्वेशन 2 क्या है ये, तो I1 इंटू पी वैसे ही रखना है आपको, माइनस I1 इंटू पी, Ig इंटू जी, Ig इज इक्वल टू 0 रखते हो तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। ओके एक्चुअली मैंने नहीं लिखा डायरेक्टली, ओके सेकेंड इक्वेशन लिखा हूं मैंने वैसे ही, माइनस I1 इंटू पी, Ig इंटू जी एंड I2 प्लस I2 इंटू एस इज इक्वल टू 0 रखा है। ओके तो अगर Ig इज इक्वल टू 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो IP इस साइड लेके आओ, IP इस साइड लेके आओ तो ये नेगेटिव है, इस साइड आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो I1 इंटू पी पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो I2 इंटू एस हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको हम कंसिडर करेंगे फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या देखेंगे, इन थर्ड इक्वेशन बिकम्स, थर्ड इक्वेशन क्या है, इधर Ig आपको क्या करना है, 0 रखना है। अगर इधर Ig 0 रखते हो तो I1 इंटू क्यू हो जाएगा, माइनस I1 इंटू क्यू हो जाएगा, माइनस I1 इंटू क्यू हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, I2 इंटू आर, पॉजिटिव I2 इंटू आर हो जाएगा। अगर आप ये नेगेटिव इस साइड लेके आते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, I1 इंटू क्यू हो जाएगा, और ये I2 इंटू आर पॉजिटिव वैसे ही आपको रखना है। तो दिस बिकम्स द फिफ्थ इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस बिकम्स द फोर्थ इक्वेशन एंड दिस बिकम्स द फिफ्थ इक्वेशन करके। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। इधर हम अगर 4 डिवाइडेड बाय 5 करते हो, 4 डिवाइडेड बाय 5, दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन करते हो तो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 5, 4I1P डिवाइडेड बाय I1Q। ये I1 कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन Q आ जाएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, P अपॉन Q आ जाएगा। और इधर I2S डिवाइडेड बाय I2R किया तो I2 कैंसिल हो जाएगा, S अपॉन R हो जाएगा। तो दिस बिकम्स द कंडीशन। ये एक ऐसा कंडीशन है, उधर क्या हो जाता है, Ig इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब क्या, P डिवाइडेड बाय Q किया आपने, P डिवाइडेड बाय Q, समझो P का वैल्यू है 10 ओम है और Q का वैल्यू है 5 ओम है, 5 ओम है। तो इधर भी वैसे ही होना चाहिए, S और R। S मतलब समझो S इज इक्वल टू 20 ओम है और R इज इक्वल टू 10 ओम है। तो इन दोनों को अगर ये करते हो तो आपको कितना आ जाएगा, देखो ये P अपॉन Q है, ये P इज इक्वल टू है और ये Q इज इक्वल टू है। तो ये कितना आएगा, देखो P अपॉन Q किया तो कितना आएगा, 2 ओम आएगा, और वैसे 2 आएगा। और S अपॉन R किया तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। इस टाइप ऑफ कंडीशन में इधर से करंट फ्लो नहीं हो सकता, करंट फ्लो नहीं हो सकता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इनका रेशियो और इज इक्वल टू इनका रेशियो होता है तो इधर से करंट फ्लो नहीं होता, तब Ig इज इक्वल टू आप कंसीडर कर सकते हो 0 करके। अगर इन तीनों में से तीनों का रेजिस्टेंस आपको मालूम है, इन तीनों का रेजिस्टेंस आपको मालूम है तो फोर्थ रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके तीनों का रेजिस्टेंस अगर आपको मालूम है तो फोर्थ रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कितना है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज कर सकते हैं कि एक 3 रेजिस्टेंस आपको मालूम है, एक रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R होता है। तो वही है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, वेयर Ig इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। ये था पॉइंट रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल वे में मैं आपको बताया ताकि आपको सभी अंडरस्टैंड हो सके। तो और एक बार मैं बता रहा हूं आपको, अगर वो वीडियोस मैं एनिमेटेड वीडियोस, मिडल एनिमेटेड वीडियोस डाल रहा हूं मैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं, वो एनिमेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं कंटिन्यूअसली डालूंगा। वरना अगर आपको इरिटेटिंग होता है, वरना अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट्स करना है, मुझे कमेंट्स करना है। अच्छा लगता है तो भी कमेंट्स करना है और अच्छा नहीं लगता है तो भी आपको कमेंट्स करना है, ताकि मैं अगर अच्छा लगता है ऐसे ज्यादा आ गए तो मैं कंटिन्यूअस रखूंगा, अगर कम रखता है करके आ गए तो मैं इसको हटा दूंगा। ओके तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।